कहीं ना कहीं संगठन में खेल हुआ है। संगठन खेल करते समय कोई ये नहीं सोचता है कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या आएगा जी। और मैं तो उस पल को देखी हूँ मेरी बहना अपनी आंखों से, जब लोगों की अर्थियां उठाकर मैं कंधे पर लाद कर लेकर निकली हूँ। जिन्होंने जो किया आज नहीं तो कल सजा उनको भी यही काटनी है। आज स्थिति में देख रहे हो आप, आवाज मेरी देख रही है कि मेरे आत्मा में कहीं से चैन नहीं है। लाशें जब उठती है तो मुझे वो इको गार्डन का नजारा आने लगता है आंखों के सामने, जो मैं 2017, 18, 19 तक तड़पती रही रोड पर। 20 में कोरोना लग गया। कोरोना के बाद सब असहाय हो गए। फिर जब माहौल आया मैंने आवाज दिया, लेकिन एक दुर्दशा कहे, दुर्भाग्य कहे या बड़बोले नेता की चटकारी कहे, मेरे पास सिगुफा आया सवर्ण नेता, सवर्ण सरकार का। कहीं न कहीं शिक्षा मित्र हित में मैं भी समर्पित हो गई। वो पल था जो मेरे भाई बहन जो मेरे साथ समर्पण किए थे इको गार्डन की लड़ाई में, त्याग तपस्या सर्वस्व न्यौछावर किए थे उस इको गार्डन के मैदान में, वो भी कहीं न कहीं मेरे से एक परिस्थिति बस अपनी बात को मेरे सामने रख के मैंने कहा ठीक है, यदि हो सकता है ईश्वर करे कहीं ना कहीं से भला हो जाए मेरे परिवार का। अब वो भला होते होते लोगों ने 2 साल का समय काट दिया। उस समय काटने में मेरी बहना 2 जियो हमारे खिलाफ और जारी हो गया जी। एक जियो था पूरे भारत देश में शिक्षक बंधुओं की सेवानिवृत्त की तिथि है 62 साल जी। और शिक्षा मित्र परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 60 साल का सेवानिवृत्त का एक शासनादेश पहुंचा दिया जी। आनंद फानंद में उस पर अमल भी हो गया। दूसरा था शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन मानदेय एवं अवकाश दोनों काटा गया जी। जो बड़बोले नेता लड़ रहे थे, जो सिगुफा दिखाए सवर्ण सरकार सवर्ण नेता का, उनके चुप्पी साधने का तो कारण आज भी आम शिक्षा मित्र भाई बहन सजा के रूप में काट रहा है जी। दुर्दशा इतनी हुई उस दुर्दशा का आलम ये समझिए कि आज की भी बात कर लूं, पहले तो जो अचानक हादसा हुआ सभी उथल पुथल हो गए, लाशों का अंबार खड़ा हो गया। आज फिर वही दशा मैं देख रही हूँ। कोई फांसी जाके विद्यालय में लगा रहा है, कोई जाकर विद्यालय में जहर खा रहा है, कोई घर में कुछ कर रहा है। जो बाकी लौट के गए हैं, जब फोन उनके आ रहे हैं कि दीदी तबीयत नहीं ठीक है, आप कहाँ हैं, जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि जब मैं आपको 27 अगस्त बुलाई थी तो आपको तो नशा एक था ना कि आप 5 को जाएंगे, तो जो बड़बोले संगठन है झूठ बोल रहे हैं तो वो आपको आज सच बोल देंगे जी। मैं तो आप लोगों को अक्षरशः एक एक बिंदु पर बोलती हूँ कि जो 25 साल से झूठ बोला वो आज कैसे सच बोलेगा, हमें ये बताइए। लड़ने वाला लड़ रहा है, उसके शासन काल में 2 जियो और खिलाफ जारी आपके हो रहा, वो नेता कैसा जो चुप है जी। तीसरा अहम बिंदु आया, जिस नेता के अंदर वो क्षमता नहीं अनवरत धरना चलाने का, तो लोगों को झांसा देने का उसका हक भी नहीं है। उसको खुद सोचना चाहिए कि स्वेच्छा से वो त्याग पत्र दे दे, या तो आप वो जुबान मत रखिए भाई बहनों के सामने। यदि आप अपनी जुबान खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको गुरूर है, अहंकार है, आपने हमारे बड़े संगठन है धौंस दिया था, तो उस धौंस पे आपको कायम रहना चाहिए था जी। मैंने 27 अगस्त धरना लगाया, आप लोगों का वहां आशीर्वाद मिला जी। मैंने मीडिया बंधुओं से मात्र एक ही बात कही कि जो भीड़ हमें चाहिए थी वो भीड़ आई नहीं जी। और अभी आज भी मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वाकई लड़ाई लड़ने के लिए, जो दमदार लड़ाई लड़ने के लिए जो भीड़ चाहिए जी, वो भीड़ आम शिक्षा मित्र भाई बहनों ने नहीं दिया। जब नहीं दिए हैं, आप 5 को समर्पित हुए हैं, तो 5 का सजा तो आपको रिजल्ट के रूप में मिला ना जी। खैर फिर भी ईश्वर सभी की रक्षा करें, सभी के हित को बीजेपी सरकार ध्यान में रखते हुए अब विलंब न करते हुए रास्ता विकल्प दे दे, अन्यथा स्थिति बहुत विकराल होने की स्थिति मोड़ में खड़ी है। ये बात उनकी सही है, वो पाला बदलते हैं लोग, कभी कहेंगे कि फला लड़ रहे हैं तो अच्छा है, कभी कहेंगे डिबाके। एक नेता जिसकी आपने पूरे साल निस्वार्थ सेवा आपको दी गई,
उसके बाद मैं जी जान लगा के कोर्ट में भी खड़ी हुई, वहां के साथ फिर दोबारा बीच में इन लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है, कोई बात होती है, मैं बेबाकी से लड़ जाती हूँ, मीडिया बंधुओं से भी मैं लड़ जाती हूँ कि नहीं आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे है हमारे घर में। अब इस पर आप विचार करिए कि ये अभी आनंद फानंद में हमसे कह दे कि हम मैदान में आ जाए, तो अभी हम 27 को धरना लगाए थे, उसका रिजल्ट अभी हम सरकार से फिर पूछेंगे, हाई पावर कमेटी की मांग करेंगे, शासन नहीं सुनती तो धरना तो जब चाहे इंसान तब लगा सकता है। धरना कोई किसी के हक मांगने से कोई सरकार नहीं रोक सकती है, ना ही कोई भारत का ऐसा व्यक्ति है जो किसी सरकारी कर्मचारी को हक मांगने के लिए उसके आवाज को बंद कर दे। ये विधान बना है, ये नियम बना है, ये तरीका है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब शासन उसकी बात को नहीं सुनती, उसकी मांग को नहीं सुनती, उसकी कमियों को दूर नहीं करती है, तो वो धरना एक माध्यम बनाया गया कि शासन के पास जाए और अपनी बात को रखे और ज्ञापन देकर के अपने दर्द का एहसास कराए। तो यदि भाई बहनों की मांग है, मैं भी देख रही हूँ ग्रुपों में, तो थोड़ा सा ये लोग सब्र करें। पहले जो स्थिति चल रही है उन स्थिति पे रिजल्ट सरकार यदि नहीं देती है तो धरना तो 110% मैं आप लोगों के कहने पे ही तो मैंने अनवरत धरना के 27 अगस्त को आवाज लगाई थी। तब आप लोगों ने क्यों चुप्पी साधी भाई? हम तो प्रश्न पूछेंगे ना जी, क्योंकि कमी आप लोगों ने की थी, हमने कहीं कमी नहीं की है। हमें जहां बना, जैसे हमें कमी दिखती गई, हम आवाज उठाते गए कि यहाँ कमियां हो रही है, आगे चल के आपके लिए भारी पड़ जाएगा, मुसीबत आपकी बढ़ेगी। ये लोग नहीं माने, इनको 5-5-5। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो अब आदेशित आप लोगों का कार्यक्रम कर चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरे से अनवरत की मांग की थी, मैंने अनवरत की परमिशन दी ली थी मेरी बहना। सौभाग्य ये हुआ कि मैडम आई, कंचन वर्मा मैडम, उन्होंने तुरंत ज्ञापन मांग लिया जी। हम दिए भी और ईश्वर की कृपा से एक अच्छा सौभाग्य रहा कि हम दिने दिन वापस हो गए फिर जी। लेकिन जब भाई बहनों को सोच समझ के काम करना चाहिए तो ये अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं। वही अंधभक्ति इनके और नुकसान का पहला कारण बनती है जी। आपको अपने नेताओं का कार्यशैली का पहला बिंदु का मूल्यांकन करना चाहिए कि नेता हमारा कैसा है जी। जो बोलता है उस पे खरा उतरता है कि नहीं जी। नहीं उतरता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे आप ये प्रश्न पूछे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। और यदि नेता झूठ बोलता है तो व्यक्ति कोई भी झूठ बोले उसका झूठ समझ में आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा चतुर क्यों ना हो जी। तो झूठ यदि बोल रहा है तो आपके पास विकल्प है कि आप अपने बागडोर को मजबूत करने का रास्ता ढूंढिए। आप लोगों ने जब ईमानदार नेतृत्व को ठुकरा है तो आप लोगों ने थोड़ी ना सोचा था कि हाँ ये स्थिति आएगी और ये पल हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आभास कर रही थी कि आगे जाके खतरा खड़ा है। ये जैसे ही एकदम बवंडर लेके पहुंचेंगे और जब कुछ नहीं होगा, ये इनके भूता नहीं है कि ये लगाएंगे अनवरत धरना, तो ये ऑटोमेटिक मौत को चुनना शुरू करेंगे, वहीं से एकदम नीचे चले जाएंगे। और स्थिति यही आके सामने खड़ी है 5 की शाम से लेकर अभी तक जी। और एक कष्ट और हुआ, बहने इको गार्डन में थी, कल रमेश मिश्रा बयान दे रहे थे, मुझे नहीं अच्छा लगा उनका बयान, मैं डिबेट से हट गई जी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बड़े मुश्किल से बहनें घर से बाहर निकलती हैं जी। आप अपने परिस्थिति को, अपने गलती को छिपाने के लिए बहनों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको सोचना चाहिए 4 बार। मुझे बहुत कष्ट हुआ कल, तो समझिए जितना इन लोगों ने किया उस गतिविधि पे, अपने नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने बहनों के इज्जत से कीचड़ उछाल दिया। अरे कितने मुश्किल से बहनें घर से बाहर जाती है, कभी सोचते हैं ये लोग जी। अपने बाल बच्चा परिवार, रोटी चूल्हा 2 दिन पहले का रोटी बना के जाती है। भाई ये घर के हालात हैं जी। बच्चे बासी रोटी खाते हैं कि हम 2 दिन में 3 दिन में हम लौटेंगे जी। क्या इन लोगों से कहा जाए, इन लोग किस तरह का नेतागिरी करेंगे आगे, ईश्वर ही इनके मालिक हैं। शर्म भी इन लोगों को नहीं आती कि अगर हमें नहीं कुछ है तो तुम बोलो ही मत भाई ना इन बिंदुओं पे। वहां जो मैंने पूछा, पीलीभीत की बहनें थी, बल्कि डिबेट में आप लोग चाहेंगे तो मैं उन बहनों को भी लाके खड़ा कर दूंगी। क्या दीदी, बाहरी से 4-5 ऐसे मोटे मोटे मुस्टंडे आदमी आए, वो शराब के नशे में धुत थे और वो उल्टा सीधा बक रहे थे घूम के पूरे इको गार्डन में।
इस बात को बताने में रमेश मिश्रा को क्या शर्म आ रही थी कि इनके द्वारा भेजे गए गुंडे वहां बवाल कर रहे थे? इन्होंने पूरे तो शिक्षा मित्र परिवार को ही इन्होंने उस चंगुल में फंसा दिया कि वहां बवाल हो रहा था जी। ऐसे कैसे, जहां पुलिस का इतना पहरा लगा हो वहां ऐसे कैसे गुंडे घुस जाएंगे जी? और यदि गुंडे घुसे तो वो पकड़े क्यों नहीं गए जी? भाई अहम बिंदु तो ये है ना, आपने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बहने के ऊपर कीचड़ उछाला, कीचड़ उछालने के बाद आप तुरंत उस पहलू को छिपा रहे कि आपके ऊपर आंच ना आए। आपके संगठन आपको इतना प्यारा है, बहनों की इज्जत नहीं प्यारी है। बहुत कल मुझे घृणा हो रही थी लोगों की बहस सुन करके। और सबसे अच्छी बात और मैं आपको बता दूं, जो मुखौटा लगा लगा के खेल रहे थे कि सारे संगठन एक है, सारे संगठन एक है, सारे संगठन एक है, कल उनकी भी पोल खुली कि संगठन एक एक खेलते खेलते आखिरी दिन दोनों ने अलग अलग लगाया। उसके बाद कल की डिबेट में दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बाकायदे घूम रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं बनी तुम्हारी तो सीधे एक लाइन बोलो कि भैया हम अलग लगाएंगे, बात खत्म कर लो वहां से। क्यों ड्रामा कर रहे थे? क्यों दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो? मुझे जैसे नहीं लगाना था आपके साथ, आपको मैंने तिथि बदलने के लिए बोली कि हम 5 को नहीं आ सकते। 5 को हमने पूर्व के 1 साल के धरने में मैंने उन्हें लिखित दिया था कि 5 तिथियों पे मैं पर्व मनाऊंगी, धरना नहीं लगाऊंगी। तो मैंने अपनी समस्या नोट कराई, मीडिया बंधुओं ने ही एकजुट करने की मुहिम छेड़ी थी। वाकई सही भी है, कहीं भी अगर परिवार में विघटन होता है तो कुछ शुभेच्छु होते हैं जो उस मुहिम को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। खैर तब भी नहीं समझ में आया। 6 को मैंने बताया भाई तीजा व्रत है, तीजा व्रत में भी बहनें नहीं आई। उस व्रत के बाद भी बहनें वहां इस उम्मीद में गई कि हमारा सम्मान मिलने, क्योंकि लोगों ने इतना झूठ बोला था, इतना झूठ बोला था कि क्या बताया, हद कर दी झूठ की। एक इंसान कहीं मर्यादा बचाने के लिए अगर कहीं 2-1 शब्द अगर झूठ बोला हो तो चलो ईश्वर भी उसको माफ करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो मर्यादा खोने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया भाई जी। और उंगली जितना ये लोग उठा रहे इस समय बहनों के ऊपर, जितना ये लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उतने इनके ऊपर ईश्वर भी ला ला के इनको गड्ढे में खड़ा कर दे रहे हैं जी। जब मुझे ये लोग बोले कि बताइए ये अकेले धरना लगा रही है या ये, कई लोगों ने ग्रुप में मिमिक्री की, कमेंट किया, मैंने कहा कि ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे समझ में आ रहा है कि ये जीवन में एक नहीं होंगे सब जी। इनको बहुत हालात जब खराब था ना, हाई पावर कमेटी बनी ना, हम लोगों के जब बाल घुटे, हाई पावर कमेटी बनी उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तब एक मंच एक मांग पत्र मांगा गया, तब ये नहीं एक हुए, भाग गए सब जी। तो अब ये क्या एक होंगे? तो जिसको नहीं पता है वो उस चीज को नहीं समझेगा, लेकिन मेरे साथ तो हादसा हुआ है ना, हम कैसे भूल जाएंगे? उप मुख्यमंत्री बुलाते रह गए, 7 दिन तक ये नहीं आए, अलग अलग मांग पत्र देके भाग गए और निर्णय आज तक सरकार के बस्ते से बाहर नहीं आया। तो ये जहां इनके चंदे की दुकानें सज रही हैं, इनके जहां वीआईपी कुर्ते, वीआईपी लग्जरी गाड़ी और वीआईपी होटल दिख रहे हैं, इको गार्डन का मैदान थोड़ी ना उमा देवी नहीं है कि पूरे साल 24 घंटे इको गार्डन में बिताएगी अपने भाई बहनों के बीच में। ये तो भैया इनका 4 बजा नहीं कि निकल लिए वहां से जी। जब ये रहे होते, हालात खराब होता, ये नेता की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने परिवार को बचाइए जी। तो कहाँ थे वो मुस्टंडे? अगर वहां घूम रहे थे वो पकड़े क्यों नहीं गए? ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है इको गार्डन में, ठीक जी, ढूंढना चाहिए था। और मैं तो जब धरना लगाई थी ना 2017-18 में, तो ना वहां पानी था, ना वहां बिजली थी, ना वहां बाथरूम था जी। सुविधा भी खाली पेड़ पेड़ थे। ऐसे समय में मैंने वहां धरना चलाया पूरे साल। आज पूरी सुविधा है, चारों तरफ कैमरे हैं, बिजली है, पानी है, तो कैसे बाहरी गुंडे घुस के आ रहे जी। और तुमने गुंडों का नाम न लेकर के तुमने बहनों का कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मैंने भी ढूंढा, कल से आज तक मेरे भी दिमाग में वो चीज घूम के कौंधती रही कि कैसे मुंह उठा के तुरंत 2 टूक में बोल करके और अपना पल्ला झाड़ के बंदे निकल लिए जी।
मैंने कहा वो, फिर मैंने भी तलाशना शुरू किया कि वो कौन सा आखिरी बैच था जो निकला वहां से, जो बहनें थी जिनके साथ ऐसी व्यवहार की बात आ रही है, ये मामला कहाँ तक सच है जी। उन बहनों ने बताया कि हाँ दीदी, ऐसा बाहरी आदमी आए थे, शिक्षा मित्र कोई भाई बहनों ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। तो जब शिक्षा मित्र भाई बहनों ने गलती नहीं की थी तो प्रशासन को वहां बाहर क्यों निकालना चाहिए था भाई जी। और अगर प्रशासन निकाल रहा था तो आप नेता लोग कहाँ थे जो वहां नहीं पहुंचे? ऊपर से कह रहे हमने महिलाओं को निकाल के 3-4 हजार महिलाएं थी, हमने व्यवस्था कराया, यहाँ व्यवस्था कराया, वहां व्यवस्था। अरे बेशरम, तुम लोग घूम रहे थे वीआईपी होटल में, तुम अपनी सुविधा में मस्त थे, क्यों तुम झूठ बुलवा रहे हो सब जगह? मतलब हद हो गई किसी भी चीज की। एक परिवार को बचाने का एक भी तरीका अगर इनका उत्तम हो जी, तो ये मैं मानूं कि चलो भाई कुछ तुमने अपने जीवन में सीख लिया। अरे तुम कुशलता नाम पे तुम्हारे पास सब माइनस 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 है, तुम कीचड़ पे कीचड़ फेंके जा रहे हो है? जब तुम्हें ये अभी मैं कह रही हूँ आपके माध्यम से ना, डिबेट में मैं कह रही हूँ, और ये भेजिएगा उनके पास कि अगर ये बात दूसरे संगठन ने तुम्हें कहा है, इसकी जाकर के निगरानी करो और कैमरा खंगालो जी। जो गुंडे बदमाश घुसे थे उन पे मुकदमा कायम कराओ, और नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही अन्याय होगा।